अगला आ गया इसका। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखें किस तरह से ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक है, और ग्रेविटेशन क्या होता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है इस तरह से, M1 एक ऑब्जेक्ट है, M2 एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दोनों के बीच के जो सेंटर का जो दूरी है वो क्या है, मान लो R है। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ना। दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। वो फोर्स क्या है, F बराबर जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। F बराबर जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। जहां पे ये जो बड़ा वाला जी है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बड़ा जी को किस नाम से पुकारते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और M1 क्या है, पहला बॉडी का मास, M2 क्या है, दूसरा बॉडी का मास। और ये R क्या है, दोनों के बीच का दूरी, उसका स्क्वायर करना पड़ता है, उसका स्क्वायर करना पड़ता है। यहाँ पे दो है ना। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है, क्योंकि कांस्टेंट है, जी तो क्या है, कांस्टेंट है ना, तो उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पर -11। कभी कभार +11 भी दे देता है, तो आपको -11 वाला ऑप्शन में टिक लगाना है। उसका यूनिट को भी याद कर लेना है, ये वाला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एन का मतलब यहाँ पे न्यूटन, एम का मतलब मीटर, केजी का मतलब किलोग्राम ना। यहाँ पे एन का मतलब न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है ना जी, न्यूटन। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। देख लो, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझ में गया। मतलब ये बॉडी इसको कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा और ये बॉडी इसको कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा। देखो लिखा है यहाँ पे, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। वो फोर्स क्या होगा, इस तरह फोर्स जी ले लेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या नाम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये बड़ा जी का किस नाम से पुकारते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दोनों मास का गुना, जैसे 2 kg 4 kg रहेगा तो यहाँ 2 kg 4 kg मल्टीप्लाई में लेंगे। 10-12 रहेगा तो 10-12 लेंगे, XY रहेगा तो XY लेंगे, डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में जो दूरी है उसका स्क्वायर करेंगे। तो दोनों के बीच में जो भी दूरी होगा वो मीटर से ये करेंगे। क्या से ये करेंगे, हाँ, R ठो को मीटर में ये करेंगे, मापेंगे। ठीक है, मास ठो को केजी में, और ये वाला मास को भी, मतलब 2 केजी केजी है, 2 केजी है ना ऊपर ऊपर, इसलिए केजी स्क्वायर आया है। और तो ये देखो डिस्टेंस क्या है, मीटर है, तो यह मीटर का पावर में 2 है तो क्या होगा, मीटर का स्क्वायर। 2 मीटर का स्क्वायर आया है कि नहीं। और इधर क्या है, फोर्स। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, जानता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, तो वही ना आएगा। ये जी का जो यूनिट है ये कैसे करके निकाले, सोचो, ये वाला कैसे करके आया, ये वाला कैसे आया, समझा। देख लो फिर से समझाते हैं, इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, तो बड़ा जी का वैल्यू तो बोलिए 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इस वैल्यू को याद कर लीजिए, इसको पूछ लेते हैं थोड़ा देर में। जी का वैल्यू 2 मिनट याद कर लीजिए। चलिए, समझ में गया। तो M2 M1 को इस तरह से भी अट्रैक्ट कर सकता था, इस तरह से, लेकिन इसे अट्रैक्ट करता नहीं है। किस तरह से, लाइन ऑफ एक्शन में अट्रैक्ट करता है, लाइन ऑफ एक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, M1 को M2 इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगी। कौन सा लाइन के अलोंग, ए लाइन के अलोंग। ठीक है, M1 को M2 इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगी। लिख लो, M2 M1 को इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पे साइड में लिख लो, M2 M1 को इस लाइन से लाइन खींच दो, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग अट्रैक्ट करेगी। ऐसे लिख लो, अलोंग अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा और M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा ना। तो इधर तरफ फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस पे फोर्स लगेगा इसके चलते, और इस पे फोर्स लगेगा इसके चलते।
मतलब M1 पे फोर्स लगेगा M2 मास के चलते, और M2 पे फोर्स लगेगा M1 मास के चलते। ठीक है, तो ये इधर अगर इसको इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, ये इधर इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। हाँ, M1 M2 को इधर और M2 M1 को इधर, मतलब लाइन ऑफ एक्शन पे ये वाला जो लाइन है इस पे ही अट्रैक्ट करेगा, इधर उधर नहीं करेगा। ठीक। तो F12 क्या है? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। F12 क्या है बताओ? F12 क्या है बताओ? फोर्स ऑन, लिख दो, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू किसके चलते रहे? सेकंड ना। और F21 का मतलब क्या हो गया बताओ? फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ये देखो पहले क्या है, यहाँ पे देखो सेकंड, इधर देखो थोड़ा सा, पहले सेकंड लिखा है, 2 लिखा है तो पहले 2 लिखेंगे, और बाद में 1 लिखा है तो बाद में 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पहले क्या है? 1 है तो फर्स्ट लिखेंगे, 2 है तो सेकंड लिखेंगे। लिख लो। ठीक है, अभी बड़ा जी का डायमेंशन निकालने का कोशिश करते हैं। बड़ा जी का डायमेंशन वो दिया है क्या? वहां देख लेना बाद में, पहले निकाल देते हैं, अगर दिया होगा तो अच्छा, नहीं दिया होगा तो एग्जाम में दे देगा कीवर्ड में। F12 का मतलब क्या होता है? पहला बॉडी पे फोर्स दूसरा के चलता है, और F21 का मतलब मतलब सीधा लाइन, जैसे यहाँ पे M1 मास है, तो इसी लाइन के अलोंग एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, इधर उधर नहीं लगा सकता है। ठीक है, नहीं इधर लगा सकता है नहीं इधर लगा सकता है, इस लाइन के अलोंग क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला याद होगी, F बराबर G M1 M2 बाय R स्क्वायर, जहां पे F क्या है? फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। कैसा फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। ठीक है, F क्या है? सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स है, M1 क्या है? मास ऑफ द बॉडी, M2 क्या है? सेकेंड मास ऑफ द बॉडी, R क्या है? दोनों सेंटर के बीच का दूरी, दोनों सेंटर के बीच का दूरी। अब इसका हम लोग डायमेंशन निकालते हैं, किसका? बड़ा जी का डायमेंशन। अब टॉपिक डालो डायमेंशन ऑफ बड़ा जी, डायमेंशन ऑफ बड़ा जी। अब बड़ा जी का नाम बोलो रे, डायमेंशन ऑफ बड़ा जी। बड़ा जी का नाम तो बोलो, दुनिया में किस नाम से पुकारते थे? हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, याद कर लोगे। बड़ा जी को किस नाम से पुकारते थे? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बड़ा जी का डायमेंशन निकालेंगे, डीम ऑफ जी का, डीम नहीं पड़ेगा इसको, डायमेंशन है डीम पड़ेगा नहीं तो डायमेंशन ऑफ जी। तो जी का अगर डायमेंशन निकालना है या यूनिट निकालना है तो जी को क्या करते हैं? अकेले करेंगे, जी को अकेले करेंगे। तो जी को अगर हम अकेले करेंगे, ठीक है, तो इधर क्या बचेगा? F इंटू आर का स्क्वायर, F इंटू आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2, है ना? होगा। हाँ जी, यहां से देख लो, जिसका भी हम लोग डायमेंशन निकालना चाहते हैं उसको अकेले कर देंगे। तो जी को अकेले कर दिए, तो F इंटू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर, और M1 M2 नीचे, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय M1 इंटू M2। तो सबका डायमेंशन बैठा देंगे, फोर्स का, डिस्टेंस का और मास का। तो सबका डायमेंशन क्या होता है उधर थोड़ा देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं। साइलेंट कर करो फोन सब खाली है। हाँ देख लो अभी। तो फोर्स का सबका डायमेंशन हमें याद करके रखना पड़ेगा क्या रे? तो फोर्स का डायमेंशन बोलो, छोटा में पढ़ा था, ml t माइनस टू। हाँ, ml t माइनस वो मोमेंटम का होता है, ml t माइनस 1 वो मोमेंटम का होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2 वर्क का होता है, ml स्क्वायर t माइनस 3 एनर्जी का होता है। याद करके रखेगा तो इसका फोन है वो याद रखना खाली। इधर r क्या हो जाएगा? डिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा? लंबाई है जी, l। मास है M1, मास तो क्या लिख देंगे? m खाली ना, बस हो गया। तो सबको बैठा देंगे इधर आराम से, तो जी का डायमेंशन निकलेगा कि नहीं? बैठाते हैं, तो F के जगह ए वाला बैठा देंगे, M L T माइनस
अगर यहाँ पे स्क्वायर देंगे तो वर्क का बनेगा, ठीक है। आर क्या है, एल है, एल का स्क्वायर हो जाएगा, दो है ना। मास सब कितना करेंगे, एम एम है ना, इधर एगो एम है, इधर एगो, दो है ना। अरे M1 के लिए भी एम करेंगे और M2 के लिए भी एम करेंगे। और एक मिनट, क्या बोल रहा, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है ना, क्या बोल रहा। हाँ तो इधर आर क्या लंबाई है ना, तो लंबाई को एल से डिवाइड करते हैं, और पावर में 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, 3 दिया होगा तो 10, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। तो मास सब कितना हो जाएगा, देख लो, मास का पावर कितना होगा रे, इधर मास कितना है, एक ठो है, इधर मास दो है, तो ऊपर में क्या होगा, m का पावर -1, क्या है, क्योंकि एक से दो को घटा देंगे तो -1 आएगा ना। और l कितना है देख लो, इधर एक ठो है, इधर दो ठो, मिलके कितना हो जाएगा, 3 ठो। और टाइम कितना हो जाएगा, -2 है, इधर कहीं t का बात नहीं बोल रहा है, तो यही हो जाएगा g का डायमेंशन। ऑप्शन में रहेगा, उड़ा देना, ऑप्शन में रहेगा। तो g का डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला मैन है, तो इस फॉर्मूला का मतलब मैन है F बराबर जी M1 M2 बार। उस फॉर्मूला से हम लोग यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन क्या दिया हुआ वहां पे जी का दिया हुआ ना, तो क्वेश्चन भी आ गया। देख लो, तो पहला वाला एक किस तरह का फोर्स हो गया, देख लो यहाँ पे पहला वाला किस तरह का फोर्स है, देख लो, सेंट्रल फोर्स। क्या है, सेंट्रल फोर्स, ऐसे लिख दो, ये किस तरह का फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। 2 नंबर लिखो, ये किस तरह का फोर्स हो गया, सेंट्रल फोर्स। दूसरा नंबर में लिखो एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स, एट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा तरह का क्या हो गया, एट्रैक्टिव फोर्स। 3 नंबर देखेंगे, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, और ये क्या होता है, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इसका मतलब समझाते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये किसी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों मास को अगर पानी में रख देंगे भी तो फोर्स वही होगा, एयर में भी रखेंगे तो फोर्स वही होगा। मतलब वो किसी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं करता है, एयर वाटर किसी में भी रखेंगे और वैक्यूम, तो दोनों बॉडी के बीच में जो मास लगे, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो सेम ही रहेगा। कितना रहेगा, ई वाला रहेगा, चेंज नहीं होगा। एफ बराबर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा वो सेम होगा, एफ बराबर जी M1 M2 बार स्क्वायर। ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसके बारे में क्या, ग्रेविटेशनल, ये सेंट्रल फोर्स है। दूसरा ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तीसरा जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, किसी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। मतलब एयर में दो ऑब्जेक्ट को रखो, वैक्यूम में रखो या वाटर में रखो, फोर्स हमेशा वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसलिए लिखा है क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, हाँ, तुम लोग इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। कितना दिन डिपेंडेंट रहेगा, इतने दिन पढ़ाई लिखाई तेरे कंप्लीट नहीं होता, जिस दिन बोल रहे कि पढ़ेंगे नहीं उस दिन निकाल देगा, मतलब काम करने चल जाओ बोलेगा क्या, तो तब तुम लोग इंडिपेंडेंट बन जाएगा, कमाने लगेगा तो किसी को पूछेगा नहीं। तो एयर में रहे या वैक्यूम में रहे, वाटर में रहे, क्या चीज, दोनों ऑब्जेक्ट, तो फोर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज जो अट्रैक्टिव फोर्स है, सेकेंड ईयर में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में है, इसीलिए उसमें जो फोर्स लगेगा ये जी के जगह के आ जाता है, दोनों चार्ज को लेना पड़ता है और दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसका स्क्वायर करना पड़ता है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। सेम टू सेम देखो, एक ही जैसा है कि नहीं, यहाँ पे मास के जगह चार्ज आ गया है खाली, उसमें अलग अलग होगा, फोर्स तो चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो फोर्स लग रहा है यही रहेगा, चाहे उसको कहीं भी डाल दो, किधर डाल दो, एयर में डाल दो, वैक्यूम में डाल दो, वाटर में भी डाल दो, तो फोर्स वही लगेगा, ठीक है। मतलब जी का जो वैल्यू है मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब ये जो जी का जो वैल्यू है, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना जी का वैल्यू, वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे लिख दोगे द वैल्यू ऑफ जी का जो वैल्यू है वो किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, द वैल्यू ऑफ लिख लो, वैल्यू ऑफ जी,
जी का वैल्यू जो है वो किसी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी मीडियम, लिख देना इंग्लिश में, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी मीडियम, डिपेंड अपॉन एनी मीडियम, डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी मीडियम। ठीक है, समझ में गया ना? तो इसमें याद करने वाला चीज, किसी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो अगर तुमसे पूछेगा कि जी किसके ऊपर निर्भर करता, मतलब कितने निर्भर नहीं करता, किसी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं करता, ये ना है। चाहे किसी भी मीडियम में डाल दो कुछ नहीं होगा, वो जो फोर्स जो है जी M1 M2 बाई M2 आर स्क्वायर वही रहेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और लेंगे हम लोग, क्वेश्चन टाइप का छोटा छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है। दूसरा क्वेश्चन, ये जी का किस नाम से पुकारते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसका यूनिट। चौथा क्वेश्चन, इसका डायमेंशन पूछ सकता है। या पांचवा क्वेश्चन, ये किस तरह का फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स भी, अट्रैक्टिव फोर्स भी है और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। और चार में रहेगा ऑल ऑफ दीज, तो उसमें टिक टिक लगाना है आपको। सेंट्रल फोर्स भी है और अट्रैक्टिव फोर्स भी है और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, यानी कि जी का जो वैल्यू है किसी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं करता, चाहे कैसे भी मीडियम हो, एयर हो, वैक्यूम हो, बट किसी मीडियम के ऊपर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में से छोटा छोटा कुछ और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं तो देखो थोड़ा कितना दूर था।